हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से हम लोग आ गए। अपना चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। इसको बेसिकली अलग अलग जैसे सीबीएसई वाले में लॉज ऑफ मोशन या फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी है। ये क्लास 11th में दोबारा से आता है हमारे को है। तो आप लोग को ये बेसिक जो चैप्टर है इसमें हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स होता क्या है और फोर्स को पूरा समझते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ लिया था कि फोर्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, मतलब किसी भी रुकी हुई बॉडी को चला सकता है, चलती हुई बॉडी को रोक सकता है और उसकी डायरेक्शन वगैरह बदल सकता है, स्पीड बदल सकता है। यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ लिया था। फिर हमने मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। नाउ वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट लॉ में हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी। नाउ इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन विल बी स्टडीइंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग, मतलब कितना फोर्स लगेगा। हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी एनीवेयर। तो अगर फोर्स लग रहा है तो कितना लग रहा है वो कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन की बुक थी प्रिंसिपिया, उसमें बताया था। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम डायरेक्ट सेकंड ऑफ मोशन फिर उसके बाद समझते हैं एक एक करके। पहले लिख लेते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमसे कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लाइन बाय लाइन, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो हम जानते हैं, डेल्टा पी जो होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जिसको हम लोग चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम तो वो हो गया डेल्टा पी, ठीक है। और रेट, किसी का भी अगर हमें रेट पूछा जाए ना, एक्चुअली में ये टाइम रेट है, पूरा लिखते नहीं है लेकिन टाइम रेट होता है। तो रेट अगर पूछा जाए तो उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पूरा है ना रेट, एक मिनट, ये पूरा जो है ना रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये लिखा जाता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किसी का भी रेट निकालना है उसमें टाइम से डिवाइड कर दो। किसका रेट निकालना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का, यानी कि डेल्टा पी का रेट निकालना है, उसमें टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक। तो उसको कहते हैं हम रेट ऑफ चेंज इन, किसी का भी रेट ऑफ चेंज इन समथिंग। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया। नाउ rate of change in linear momentum is proportional to the net unbalanced external forces applied। जो फोर्स लग रहा हो किसी भी बॉडी का, अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो वो फोर्स की वजह से होता है। ये हमने पढ़ लिया और ये हम आम जीवन में भी देखते रहते हैं कि हाँ भाई बात तो सही है कि अगर फोर्स लगाएंगे तभी उसका वेलोसिटी बदलेगा या डायरेक्शन बदलेगा या फिर स्पीड बदलेगा। यानी कि फोर्स लगाओगे तो ही मोमेंटम में चेंज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो किसके प्रोपोर्शनल है, नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन, तो ये बोला प्रोपोर्शनल है, और एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के बराबर होगी, मतलब सेम डायरेक्शन। जैसे अगर कोई चीज है, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये जो लिखते हैं हम, ये ऐसे लिख लेते हैं, F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर ये जो डायरेक्शन का साइन है, ये डायरेक्शन का साइन ये बताता है कि डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के सेम होगी। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर वो कांस्टेंट है 1। तो F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी हो जाता है। तो फिर से शुरू करते हैं, क्या बोला है हमने। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट क्या है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स rate of change in linear momentum is directly proportional to the net unbalanced external force applied, and this direction of force is in the direction of change in momentum। rate of change in momentum के डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। तो F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। इसको मतलब किसी का भी रेट है तो उसमें टाइम से डिवाइड कर लेना है। ये किसका रेट है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम का, तो टाइम से डिवाइड कर लेना है। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज आवर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब क्या करें हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए, इसके दो अलग अलग तरीके से हम समझते हैं। पहला मेथड जो है कब, जब इसमें जब इसमें क्या है, हमारा मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है तो फॉर्मूला डेल्टा पी का कितना हो जाएगा,
एम वी माइनस यू और अपॉन डेल्टा टी, वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। डेफिनेशन ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। तो F बराबर एम ए, आपको बताया गया था ना F बराबर एम ए। तो भाई साहब F बराबर एम ए यहीं से आता है। F बराबर एम ए बच्चों यहीं से आता है। उम्मीद करता हूँ आपको बातें मेरी समझ में आ रही हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ F इजिकल्स टू एम ए, जो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वो यही आता है। कब? जहां पर यदि मास कांस्टेंट है बॉडी का तो F बराबर एम ए। और अगर मान लो मास कांस्टेंट नहीं है, मास कांस्टेंट नहीं है, ये कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंने दिए भी थे पिछले लेक्चर में, कि अगर जैसे कि एक ट्रक चल रहा है मोशन में और अचानक और बारिश हो रही है तो उसमें मास उसका बढ़ रहा है। ये तो सिंपल एग्जांपल है। जो और ज्यादा यूज के एग्जांपल है, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन। जब रॉकेट हवा में उड़ता है तो ऊपर जाते तुमने देखा हो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, वो क्या फ्यूल बर्न होकर निकल रहा होता है। तो वो भी तो लॉस इन वेट हो गया ना वहां पर। या फिर गुब्बारा है, तुम फुला दो और छोड़ दो, फुला पूरा फूला हुआ है, बांधो नहीं उसे और छोड़ दो, तो ऐसे करता है। तो जो गुब्बारा होता है हमारा, उसमें से भी गैस निकल रही होती है, उसका भी मास घट रहा होता है। वो और रॉकेट प्रपोल्शन मतलब रॉकेट का चलना। तो रॉकेट का प्रपोल्शन जो है एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां पर बॉडी में मास घट रहा होता है। ठीक है, मास घटेगा तो भी फोर्स लगता है। ठीक, ये भी हम देख लेंगे अभी। तो यदि फोर्स मास कांस्टेंट है, मास घट नहीं रहा बढ़ नहीं रहा, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे कि एक गेंद है, उसको हमने इतनी स्पीड से जा रही थी, फोर्स लगाया, उसमें कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो ये आपको बात समझनी है कि मास कांस्टेंट है तो F बराबर ma हो जाता है। और अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो m2v माइनस m1v। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट नहीं है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये दूसरा वाला केस हम लोग समझ रहे हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो F बराबर m2v माइनस m1v, और v m2 माइनस m1, और m2 माइनस m1 को हम डेल्टा m यानी कि चेंज इन मास, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, इसको चेंज इन मास लिख सकते हैं। और चेंज इन मास को हम लोग डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पर जो ये डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी है ना, इसको रेट ऑफ चेंज इन मास भी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। ये जो डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी है ना, इसको हम लोग रेट, ये रेट हो गया ना, टाइम से डिवाइड कर दिया, चेंज इन मास। तो रेट ऑफ चेंज इन मास हो गया, ये एफ जो है हमारा रेट ऑफ चेंज इन मास हो गया। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर ये दो फॉर्मूले हमारे लॉज ऑफ मोशन से बन, फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बन जाते हैं, एम ए या फिर एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और या फिर वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। एक में मास कांस्टेंट है और एक में मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये दो बन जाते हैं हमारे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर इसको F बराबर एम ए वाला जो एग्जाम्पल है, इसका समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे कि एक बॉक्स है ये वाला, और ये बॉक्स कहाँ, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक चीज होती है, फोर्स होता है फ्रिक्शन, जो कि किसी भी चीज के फिसलने का अपोज करता है। इसको भी, फ्रिक्शन को भी हम आराम से देखेंगे। तो एक फोर्स होता है फ्रिक्शन, जो कि किसी के भी फिसलने का अपोज करता है। फिसलने का ध्यान रखना, फिसलने का अपोज करता है। फ्रिक्शन अगर होगा तो चीजें फिसल नहीं पाएंगी, फिसलने का अपोज करता है। तो F जो है हमारा, लग रहा है m मास के ऑब्जेक्ट पर, तो एक्सेलरेशन a आएगा। तो यहाँ पर F बराबर एम ए, या फिर a अगर निकालना है तो F अपॉन m लिख सकते हैं। ओके, दूसरा मैंने कहा कि रॉकेट प्रोपल्शन एग्जांपल दिया, किसका, जैसे कि ये रॉकेट है, इसको v वेलोसिटी से ऊपर जाना है। इसको दिखाते हैं हम, रॉकेट कहाँ है, ये रहा रॉकेट। रॉकेट है, इसको v वेलोसिटी से ऊपर जाना है। ठीक, तो इसमें जो गैस होंगी ना, ये जो गैसेस निकल रही हैं, ये डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी के हिसाब से निकलती हैं। रेट ऑफ गैस कमिंग आउट, या फिर डिस्चार्ज रेट ऑफ गैस भी कहते हैं। तो फॉर्मूला इसका हो जाता है एफ, इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एफ इज इक्वल्स टू वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर जो डेल्टा एम और अपॉन डेल्टा टी है,
इसको डिस्चार्ज रेट भी कहते हैं या फिर रेट ऑफ गैसेस कमिंग आउट, मतलब एक सेकंड में कितनी गैसें बाहर निकल रही हैं, रेट ऑफ गैसेस कमिंग आउट, रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ गैस। गैसेस ज़्यादा निकलती हैं तभी रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको रॉकेट प्रोपल्शन कहते हैं या फिर जेट प्रोपल्शन कहते हैं। अच्छा, ये जैसे कि तुम पानी की लेजम पड़ी हुई है, पानी की पाइप पड़ी हुई है जिसमें तुम पेड़ों में पानी डालना चाहते हो, तुमने अचानक से मोटर ऑन करी और बहुत तेजी से पानी आने लगा, तो वो नहीं सांप बन जाती है एकदम, लहराने लगती है। क्यों लहराती है? उसमें पानी निकलता है, वो पानी उसको पीछे की तरफ को पुश करता है। उसी तरह यहाँ गैस निकलती है, गैस नीचे निकलती है, गैस रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती है। तो ये हमारा रॉकेट प्रोपल्शन का सिद्धांत है, बहुत सारी जगह काम में आता है। जो मैंने अभी वो वाला एग्जांपल दिया वहां भी, और भी जेट इंजन होते हैं, जो प्लेन होते हैं ना, फाइटर प्लेन, जेट इंजन, वहां पर भी ये काम में आता है ना। तो ये रहा हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल, मतलब न्यूमेरिकल टाइप के भी देख लेंगे। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का छोटे मोटे एग्जाम्पल की बात आएगी, थ्योरेटिकल एग्जाम्पल जैसे कि ये वाले एग्जाम्पल हुए, और कुछ न्यूमेरिकल, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। बाय बाय, थैंक यू बच्चों।